Hello students, welcome to Gautam OS Academy online classes. This is our fifth lecture of this lecture series, Science and Technology. And today we will continue our last lecture, uh, whose topic is types of satellite. And today we are going to study about navigation satellites and other type of satellites, mainly navigation satellite. So let's start. देखिए, हमें सबसे पहले जानना है कि ये नेविगेशन सैटेलाइट होती क्या है। तो देखिए, नेविगेशन सैटेलाइट जैसे आप अपने मोबाइल में जीपीएस यूज करते हैं, तो वो जो जीपीएस वो आपकी लोकेशन बता रहा है, तो वो लोकेशन मोबाइल को पता कैसे चल रही है? वो लोकेशन पता चल रही है सैटेलाइट की मदद से, और उन लोकेशंस को ट्रेस करने वाली सैटेलाइट्स को ही हम नेविगेशन सैटेलाइट कहते हैं। जो भी हमें नेविगेट करने में, रास्ता बताने में हेल्प करती हैं, उन सैटेलाइट्स को हम क्या कह देते हैं? नेविगेशन सैटेलाइट कह देते हैं। अब देखिए, बहुत सारे देशों ने नेविगेशन सैटेलाइट्स डेवलप कर रखी हैं, जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, जिसमें से हम अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम यूज भी करते हैं अपने मोबाइल्स में। पर समय के साथ भारत ने अपनी खुद की नौवहन प्रणाली डेवलप की है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जो हम देखना चाहेंगे, नेविगेशन हमें भी जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्ट्स में भी जरूरत पड़ती है। अब देखिए, हर तरीके का नेविगेशन होता है, लेकिन प्लेन्स का जो नेविगेशन होता है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके का होता है। तो प्लेन के लिए एक अलग नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया है, जिसको हम बोलते हैं गगन। नॉर्मल सिविलियंस के लिए जो डेवलप किया गया है उसको हम बोलते हैं नाविक, यानी IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और जो प्लेन्स के लिए नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया गया है उसे हम बोलते हैं गगन। क्या बोलते हैं हम? गगन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब देखिए, ये जो नेविगेशन प्रणाली है, ये एक आज के डेट में एक बहुत उभरती हुई प्रणाली है वाणिज्य क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि इससे आज के डेट में अगर आप जोमेटो देख रहे हैं, उबर देख रहे हैं, ओला देख रहे हैं, तो ये सब के सब किस पे बेस्ड हैं? ये सब के सब लोकेशन बेस्ड हैं। आपकी लोकेशन बता रहे हैं ये सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी की हेल्प से, नेविगेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो नेविगेशन टेक्नोलॉजी का आज के डेट में बहुत बड़ा बिजनेस है, इसलिए भारत ने अपनी खुद की टेक्नोलॉजी, नेविगेशन टेक्नोलॉजी डेवलप करने का निर्णय लिया। अब देखिए, भारत ने ये नेविगेशन टेक्नोलॉजी सिर्फ भारत के लिए डेवलप नहीं की है, ये अपने आसपास पड़ोसी देशों को भी इसमें सहायता करेगा। जो भारत का नेविगेशन सिस्टम है वो भारत की बॉर्डर से लगभग 1500 किलोमीटर दूर तक का नेविगेशन कर सकता है। तो इससे जो नाविक हैं, जो छोटे कंट्रीज हैं हमारे आसपास, जैसे मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान है पर उसका नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तो इनको भी हम नेविगेशन में हेल्प कर सकते हैं। तो देखिए, अब इसके साथ ही इसरो ने नागरिक उड्डयन की आवश्यकताओं की बढ़ती मांगों को पूरा करने हेतु भी इस तरीके की नौवहन प्रणाली का विकास किया है, जिसे हम बोलते हैं गगन। अब देखिए, गगन का फुल फॉर्म क्या है? गगन का फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन। क्या है? जीपीएस एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन। देखिए, फुल फॉर्म याद रखना बहुत जरूरी है। फुल फॉर्म ध्यान रखना, यूज, कितने सैटेलाइट हैं, सैटेलाइट के नाम क्या है, मेनली क्वेश्चन यही होते हैं। तो देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ इसरो ने कोलैबोरेशन किया और जीपीएस एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन गगन सिस्टम डेवलप किया। क्या सिस्टम डेवलप किया? गगन सिस्टम डेवलप किया। अब देखिए, हम इसके बारे में और देखते हैं। ये स्वदेशी प्रणाली पे आधारित है और इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया है, मिलकर डेवलप किया है। अब देखिए, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं गगन के, पहला, हमारी जो भारत की परिवहन आवश्यकता है उनको पूरा करना। दूसरा, जो
प्लेन्स लैंडिंग होती हैं उनके नेविगेशन में हेल्प करना। अब देखिए बेसिक काम यही है। इसमें हमारी हेल्प कौन कर रहा है? इसमें हमारा जीपीएस नाविक तो हेल्प कर ही रहा है, पर इसके साथ में हमने गगन के लिए स्पेशली 2 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जीसैट 8 एंड जीसैट 10। तो देखिए नाविक प्लस जीसैट 8 और जीसैट 10 मिलके बनाते हैं गगन। इसलिए हम इसको बोलते हैं जीपीएस एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन, क्योंकि इसमें जीपीएस का यूज हो रहा है, नाविक का यूज हो रहा है, पर साथ में जीसैट 8 एंड जीसैट 10 का भी यूज हो रहा है। ये देखिए कुछ एग्जांपल है हमारे साथ, एक डायग्राम है। अब मैं इसमें आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि ये फंक्शन कैसे करता है। ये देखिए ये भारत है और ये इसका, ये जो गगन है ये इसकी रेंज है, गगन की रेंज काफी ज्यादा है। ये देखिए ये है जीसैट सैटेलाइट, इसको हम जीसैट 8 भी बोल सकते हैं या जीसैट 10 भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये है जीपीएस, और ये जीपीएस प्लेन को हेल्प कर रहा है डायरेक्शन बताने में, और यहां से जो भी डेटा है वो सेंटर में जा रहा है और उससे वापस ये सैटेलाइट में कनेक्शन बैठा रहा है ताकि प्लेन में बैठे पायलट को पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्योंकि हम जीपीएस बोल रहे हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसलिए जीसैट ऊपर है और जीपीएस की सैटेलाइट नीचे है। इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी जो जीसैट सैटेलाइट है वो ऊपर है और जो जीपीएस सैटेलाइट है वो नीचे है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जीसैट सैटेलाइट जो है वो किस ऑर्बिट में है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, और जो जीपीएस है वो मियो ऑर्बिट में है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में। तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट पहले आती है, उनकी रेडियस कम है, इसलिए हमने यहाँ पे जीपीएस ऑर्बिट को नीचे दिखाया। पर जब हम नाविक का यूज करने लगेंगे तो ये डायग्राम बिल्कुल बराबर पे होगा। क्लियर? चलिए, ये इससे आपको एक बेसिक डायग्राम तो समझ में आया होगा। अब ये देखिए सबसे पहला काम क्या है जीपीएस का, मतलब गगन का, फॉर अ सेफ एंड स्मूथ फ्लाइट, सेफ और स्मूथ फ्लाइट हो सके, सबसे जरूरी काम यही है। अब इसके लिए हमने जीसैट 8 एंड जीसैट 10 सैटेलाइट लॉन्च किया और जीसैट 15 भविष्य में लॉन्च करने की हमारी तैयारी है। नीचे जीपीएस सैटेलाइट है जैसा आपने पिछले डायग्राम में देख रखा है। अब देखिए गगन हैज बीन डेवलप्ड बाय इसरो एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ओवर 15 years एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 774 करोड़। तो कॉस्ट कितनी आई? 774 करोड़। ये कॉस्ट भी ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि इंडिया की ये पावर है, कॉस्ट ही इंडिया की पावर है। इसलिए जब भी आप हमारे इसरो के बारे में जो खूबी बताते हैं तो उसमें उसकी कॉस्ट कितनी कम है वो बताते हैं हम, तभी हम वर्ल्ड में कंपटीशन कर पा रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत टेक्नोलॉजी है पर कॉस्ट इफेक्टिव सिर्फ इसरो के पास है, इसलिए कॉस्ट का फैक्टर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो देखिए कितना साल लगा? 15 साल। कितने प्राइस? 774 करोड़। ठीक है। अब देखिए कितने एयरपोर्ट को बेनिफिट करेगा? लगभग 50 ऑपरेशनल एयरपोर्ट को अभी ये बेनिफिट करेगा। कितने एयरपोर्ट को? 50 ऑपरेशनल। अब देखिए इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस है एनहेंसेस कैपेसिटी ऑफ एयर स्पेस बाय रिड्यूसिंग सेपरेशन बिटवीन एयरक्राफ्ट। अब इससे क्या हो रहा है, हमारे जो प्लेन्स हैं वो, अगर आप देखते होंगे कुछ एक प्लेन लैंड कर रहा है, दूसरा प्लेन एयर में चक्कर काटता रहता है। क्यों? क्योंकि अभी हमें उनसे कांटेक्ट, उनको डायरेक्शन देना कठिन होता है। आपने बड़े बड़े टावर देखे होंगे कुछ मूवीज में कि वो प्लेन को डायरेक्शन बताते रहते हैं, प्लेन से कांटेक्ट करते रहते हैं। अब उन टावर्स की जरूरत कम हो रही है क्योंकि अब हम डायरेक्ट सैटेलाइट की मदद से उनको कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेजेस क्या है? ऑग्यूमेंटेड जीपीएस सिग्नल ओवर इंडियन लैंड मास बाय बे ऑफ बंगाल, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट एंड एक्सपेंडिंग अप टू अफ्रीका। इससे क्या हो रहा है कि हम अपने भारत में तो जीपीएस सिग्नल्स का यूज कर ही रहे हैं, साथ में हम मिडिल ईस्ट, बे ऑफ बंगाल, साउथ ईस्ट एशिया में भी जो प्लेन हैं उनको भी नेविगेट करने में हेल्प कर रहे हैं, जिससे हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होता है। थर्ड, स्ट्रीमलाइन एयरलाइन ऑपरेशन इंक्रीजेस एयर सेफ्टी एंड फ्यूल एफिशिएंसी। अगर हम प्लेन्स को
आसानी से डायरेक्शन बता पाएंगे तो प्लेन भटकेंगे नहीं, जिससे उनकी फ्यूल कंज्यूमशन कम होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्योंकि जीपीएस उनको भटकने, अगर अभी आज के डेट में, पहले आप देखिए, पहले आप बाइक से जा रहे हैं, रास्ते में किसी से पूछ रहे हैं भैया ये रूम कहाँ पे है, भैया ये इनका घर कहाँ पे है, तो आपको कितनी बार बाइक में ब्रेक लगाना पड़ रहा था, बार बार रोकना पड़ता, कोई गलत रास्ता बता दिया तो वापस घूम के आ रहे हैं। तो इससे हमारी बाइक और हमारा टाइम दोनों, फ्यूल भी वेस्ट हो रहा था और हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा था। पर जब से जीपीएस आया तो हमें किसी से पूछना नहीं है, डायरेक्ट क्लिक करना है और उस डायरेक्शन में फॉलो करते हुए चले जाना है, तो हम बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं आज की डेट में। सेम ऐसा ही प्लेन्स के साथ में है। पहले उन्हें डायरेक्शन कंट्रोल रूम से मिल रही थी, पर अब उन्हें डायरेक्ट डायरेक्शन सैटेलाइट से मिल जाती हैं, जिससे जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो हो रही है। और जीपीएस रिसीवर्स क्या करते हैं, प्रिसीजन गाइडेंस एंड लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट में हेल्प करते हैं। तो गगन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो का कोलैबोरेशन है, 15 ईयर से चल रहा है, एस्टिमेटेड कॉस्ट है 774 करोड़, 50 ऑपरेशनल एयरपोर्ट में फंक्शनल है, एयर स्पेस रिड्यूस कर रहा है, बहुत सारी कंट्रीज को नेविगेशन प्रोवाइड कर रहा है एयर के मामले में, जिससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, फ्यूल एफिशिएंसी कर रहा है, इंक्रीज एयर सेफ्टी। जीसेट 8 एंड जीसेट 10 सैटेलाइट डेडिकेटेड है गगन के लिए, प्लस जीसेट 15 भी लॉन्च होने की संभावना है। गगन का फुल फॉर्म क्या है, जीपीएस एडेड ऑग्यूमेंटेड, सॉरी एक मिनट, हाँ, जीपीएस एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन। अब देखिए, जैसे हमारे पास गगन है, वैसे और भी कंट्रीज के पास इस टाइप का एयरप्लेन्स को नेविगेट करने के लिए नेविगेशन सिस्टम है। तो ये देखिए, ये हमारे गगन की रेंज है। ऐसे ही जापान के पास है, जिसको हम बोलते हैं MSAS, और यूएसए का है वास। और भी कंट्रीज के पास है, पर ये बेसिकली 3 जो हम मेनली यूज कर रहे हैं जिनका वर्ल्ड, गगन इंडिया का, एमसास जापान का, और वास यूएसए का। ठीक, अब ये तो हो गया प्लेन का नेविगेशन। अब हम आते हैं सिविलियन नेविगेशन, जो हम पर्सनली हम यूज करेंगे। तो उसका नाम आप कई बार सुन चुके होंगे, नाविक। ओरिजिनल नाम है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS, और इसके सैटेलाइट भी IRNSS के नाम से ही हैं, IRNSS A B C D E F G H I। अब देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जानने के लिए वो ये है कि हमारे जो नेविगेशन सिस्टम की सैटेलाइट्स हैं, IRNSS सैटेलाइट्स, वो सब की सब किस ऑर्बिट में है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है। दुनिया के जितने भी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम्स हैं, जितने भी नेविगेशन सिस्टम हैं, उन सब की सैटेलाइट कहाँ पे है, मियो ऑर्बिट में, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में प्रेजेंट है। लेकिन भारत की जो नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है। ऐसा क्यों है कि भारत की नेविगेशन सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है और बाकी सबकी मीडियम अर्थ ऑर्बिट में है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा नेटवर्क रीजनल नेटवर्क है, तो हमारी सैटेलाइट्स को भारत की तरफ केंद्रित रहना पड़ता है, हमेशा भारत की डायरेक्शन में ही सिग्नल्स को देना पड़ता है। तो ये कब पॉसिबल है, एक जगह पे स्थिर सैटेलाइट कब रह सकती है, जब वो GTO में हो, जियो ऑर्बिट में हो, तभी वो एक जगह पे स्थिर रह सकती है। इसलिए हमें रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम डेवलप करने के कारण उन्हें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखना पड़ गया। वहीं जीपीएस जो है ग्लोबल है, पूरी दुनिया में उनकी सैटेलाइट घूम रही हैं। गैलीलियो ग्लोबल है, पूरी दुनिया में उनकी सैटेलाइट घूम रही हैं। तो इसलिए इनकी सारी की सारी सैटेलाइट मियो में, और मियो में होने के कारण इनके पास एक बेनिफिट है, इनका प्रिसीजन एक्यूरेसी हमारे IRNSS से ज्यादा है। हमारे IRNSS की एक्यूरेसी अदर नेविगेशन सिस्टम से कम है, क्योंकि इसकी सैटेलाइट जियो ऑर्बिट में प्रेजेंट है, ताकि वो भारत के ऊपर फोकस कर सके। ठीक है, अब देखिए, हमारे जो नाविक है उसकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, भारत एवं इसके पड़ोसी देशों में
विश्वसनीय अवस्थिति, नौवहन एवं कालन सेवाएं मुहैया कराना तथा प्रयोक्ता हेतु उत्तम ढंग से परिशुद्धता प्रदान करना। जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो भारत के साथ साथ इसके पड़ोसी देशों में भी नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइड करना है और एक्यूरेसी को उत्तम ढंग से प्रोवाइड करना है। दूसरा, मानक अवस्थिति सेवा, SPS। अब देखिए, इसमें दो टाइप की सेवा है हमारे नाविक में। एक है मानव अवस्थिति सेवा और दूसरा है प्रतिबंधित सेवा। मानक अवस्थिति सेवा सिविलियंस के लिए है, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज, और जो प्रतिबंधित सेवा है वो आर्मी के लिए है। जो GPS है, GPS में भी ऐसा है। GPS आर्मी के लिए एक अलग साइट है और सिविलियंस के लिए एक अलग डेवलप सॉफ्टवेयर है। तो हमारा जो प्रिसीजन है GPS का, जो हम अपने मोबाइल पे देखते हैं, आर्मी के लिए उससे बहुत ज़्यादा है USA के पास। चलिए हम आगे और देखते हैं। तो देखिए, हमारा जो नाविक है उसका जो सेवाएं है उनको दो भागों में बांटा गया है। नाविक की सेवाएं दो भागों में बांटी गई। एक है स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज एंड दूसरी है रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। क्लियर? अब देखिए, जो हमारा नाविक है उसके संचालन के लिए हमें कुल 7 सैटेलाइट की जरूरत है। कितनी सैटेलाइट की जरूरत है? 7 सैटेलाइट की जरूरत है। लेकिन हमने जो सैटेलाइट लॉन्च की है वो टोटल सैटेलाइट है 9। कितनी? 9। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, हमने टोटल सैटेलाइट लॉन्च की A से लेके G तक 7 सैटेलाइट लॉन्च की, IRNS A B C D E F G। क्या हुआ? एक सैटेलाइट का हमारा एटॉमिक क्लॉक फेल हो गई। एटॉमिक क्लॉक के बारे में मैं आगे बताऊंगा। एक सैटेलाइट की हमारी एटॉमिक क्लॉक फेल हो गई, इसलिए हमें उस सैटेलाइट को रिप्लेस करने के लिए IRNS H भेजना पड़ा, PSLV C39 की हेल्प से। किसकी हेल्प से? PSLV C39 की हेल्प से हमें IRNS H भेजना पड़ा। लेकिन IRNS H का लॉन्च अनसक्सेसफुल रहा और PSLV C39 का लॉन्च अनसक्सेसफुल रहा, और ये PSLV की दूसरी अनसक्सेसफुल लॉन्च थी आज तक की। ठीक है, तो जब H अनसक्सेसफुल रहा तो हमें I सैटेलाइट भेजना पड़ा। तो इससे हमारे पास टोटल 9 सैटेलाइट लॉन्च किए हमने नाविक के लिए। तो नाविक के लिए हमने कितने सैटेलाइट लॉन्च किए? 9 सैटेलाइट। हमारे काम के कितने हैं? 7। जिनमें से जो 7 हैं, इनमें से जो 3 हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है। कितने? 3 जो हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, और 4 जो हैं वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। किस ऑर्बिट में? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, ताकि पूरे भारत को कवर किया जा सके। अच्छा, हमें 7 सैटेलाइट की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में तो हम अगर एक सैटेलाइट लॉन्च कर दें तो वो 40% एरिया कवर करती है। तो हमें फिर 7 सैटेलाइट को लॉन्च करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? पहला कारण ये 7 सैटेलाइट लॉन्च करने का कि हमें सिर्फ भारत नहीं, उससे बड़ा एरिया कवर करना है। दूसरी चीज, एक लोकेशन को ट्रेस करने के लिए, अगर मेरी एक लोकेशन, मैं कहीं खाना खाने गया हूं तो गूगल मैप मुझे बता देता है कि ये रेस्टोरेंट आपको कैसा लगा। तो मेरी एक लोकेशन को ट्रेस करने के लिए टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट कितनी चाहिए? 3। तो 3 सैटेलाइट मिलके एक लोकेशन को ट्रेस करते हैं। तो एक आदमी की लोकेशन को ट्रेस करने के लिए मिनिमम कितने सैटेलाइट चाहिए? 3। तो इसलिए हमने इसमें टोटल 7 सैटेलाइट का यूज किया है, जिससे प्रिसीजन अच्छा हो सके, सैटेलाइट्स के ऊपर लोड ना आए। ठीक है, अब इन 7 सैटेलाइट के कॉन्स्टलेशन को जो नाम दिया गया है वो है नाविक। क्या नाम दिया गया है? नाविक। और किसने दिया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया 7 उपग्रह हैं। फिर हमने C41 के द्वारा आई लॉन्च किया था, IRNSS आई। 12 अप्रैल 2018 को हमने IRNSS आई लॉन्च किया। क्यों? क्योंकि हमने जो 31 अगस्त 2017 को IRNSS H लॉन्च किया था, PSLV C39 की हेल्प से वो फेल हो गया था। ये देखिए, ये आपके सामने लिस्ट है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे यहाँ जो भी डेटा अवेलेबल कराया गया है वो सब का सब इसरो की साइट से उठाया गया है, तो आप इसमें अब देखिए, ये आपके पास एक डायग्राम है, और इस डायग्राम की हेल्प से आप अपने पूरे नाविक का एक बार में रिवीजन कर सकते हैं। तो देखिए,
दो तरीके की सर्विस प्रोवाइड करेगा, एक होगा वाइटल सिविलियन एंड मिलिट्री एप्लीकेशन, कि बिना किसी कंट्री के डिपेंडेंस के, ऑन अदर कंट्री। फर्स्ट सैटेलाइट टू बी लॉन्च्ड ऑन जुलाई 1 बाय 2015। ठीक है, अब देखिए इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम फुल फॉर्म है। टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट 7 है जो एक्टिव है, वैसे 9 है। 3 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, 4 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। जियो स्टेशनरी एल्टीट्यूड मतलब 36,000 किलोमीटर भारत से। कॉस्ट ध्यान रखना जरूरी है, 1420 करोड़ रुपए। कितना? 1420 करोड़ रुपए। अब देखिए कवर इंडिया एंड अप टू 1500 किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। तो भारत को तो वह कवर करता ही है, साथ में उसकी बॉर्डर से 1500 किलोमीटर दूर तक का कवर इसकी रेंज है। ये देखिए, ये आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कितनी दूर तक के। इसके अंदर में अफगानिस्तान का हिस्सा, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और बहुत सारी छोटी छोटी कंट्री, कुछ पार्ट चाइना का भी आ रहा है, कुछ अफगानिस्तान, ईरान तक, ये यहाँ पे हमारे पास ओमान, सऊदी, थोड़ा बहुत सऊदी को टच भी कर रहा है। तो देखिए ये यहाँ पे आ गया अपना कतर। तो देखिए ये हो गई जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जिसमें हमारे पास 3 सैटेलाइट हैं, 1 2 3। और ये हो गई जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। कौन सी ऑर्बिट? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जिसमें हमारे पास 4 है, 1 2 3 4। देखिए एक चीज दिखाता हूं मैं आपको, इसका मतलब क्या है। अगर ये इक्वेटर है, ये एक अर्थ की इक्वेटर है, तो ये होगी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो इससे 29 डिग्री ऊपर और 29 डिग्री नीचे, ऐसे 2 ऑर्बिट में ये है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस। इन 2 ऑर्बिट में हमारे पास 2 सैटेलाइट प्रेजेंट है। टोटल जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में कितने हो गए? 4। और जियो स्टेशनरी में कितने हो गए? 3। ठीक है, तो देखिए अब 3 एक्सट्रीमली एक्यूरेट रुबीडियम एटॉमिक क्लॉक इन ईच सैटेलाइट। तो हर सैटेलाइट में कितनी एटॉमिक क्लॉक है? 3 रुबीडियम एटॉमिक क्लॉक्स हैं। एक्सट्रीमली एक्यूरेट रुबीडियम एटॉमिक क्लॉक। जीपीएस में एटॉमिक क्लॉक का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जीपीएस का काम ही एटॉमिक क्लॉक की एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। जीपीएस अगर एटॉमिक क्लॉक फंक्शन नहीं करेगी तो जीपीएस फंक्शन करेगा ही नहीं। ठीक है, और नाविक जो है उसके जो सिग्नल्स हैं वो हमारे जीपीएस मोबाइल में, जैसे हमारे जीपीएस फंक्शन करता है, तो जीपीएस के लिए कोई रिसीवर लगा होगा, तो वो रिसीवर नाविक के लिए फंक्शन नहीं करेगा। इसके लिए हमें अलग से एक हार्डवेयर डेवलप करना पड़ेगा। क्लियर? तो हमारे पास नाविक है जिसका नाम IRNSS है, 3 जियो स्टेशनरी में सैटेलाइट है, 4 जियो सिंक्रोनस में है, 1420 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। भारत से 1500 किलोमीटर की बॉर्डर तक कवर कर सकता है। एक सैटेलाइट में 3 रुबीडियम एटॉमिक क्लॉक होती हैं। नाविक के लिए जीपीएस का रिसीवर फंक्शन नहीं करेगा, इसके लिए अलग से रिसीवर चाहिए होता है। 4 सैटेलाइट जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है वो 8 की पोजीशन में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती रहती हैं, ताकि पूरे भारत को ऐसे कवर कर सके, ऐसे कवर्स कर सके। क्लियर? ये देखिए ये सैटेलाइट का एक छोटा सा डायग्राम है। अब अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट के कुछ एप्लीकेशंस पे। तो देखिए एप्लीकेशन क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया है, ये डायग्राम आप पिछले में देख चुके हैं। एप्लीकेशन क्या है, बस इसमें आपको ये देखना है। देखिए टेरेस्ट्रियल, एरियल एंड मैराइन नेविगेशन सबसे पहला, दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट, तीसरा व्हीकल ट्रैकिंग एंड फ्लीट मैनेजमेंट। फ्लीट मैनेजमेंट आर्मी में आ गया। प्रिसाइज टाइमिंग
मैपिंग एंड जियोडेटिक डेटा कैप्चर, ठीक है। दूसरा हो गया, फिर नेक्स्ट हो गया टेरेस्ट्रियल नेविगेशन एड फॉर हाइकर्स एंड ट्रैवलर्स, जो भी हाइकर्स और ट्रैवलर्स होते हैं उनके लिए भी टेरेस्ट्रियल नेविगेशन की मदद करना। एंड विजुअल एंड वॉइस नेविगेशन फॉर ड्राइवर्स, जैसे आप मोबाइल में देखते हैं, वो गूगल मैप चालू करते हैं तो टेक लेफ्ट, टेक राइट फ्रॉम आफ्टर 200 मीटर, तो ऐसा ही हमारा IRNSS भी अंदर से बोलेगा कुछ कुछ, जैसे वो GPS वाली बोलती है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट का एक सैटेलाइट है, बस जस्ट एक डायग्राम आपको दिखाने के लिए। ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, देखिए कितने बड़े सैटेलाइट हैं, पूरे छत को टच कर रहा है। अब ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो देखिए, ये कुछ दुनिया में प्रेजेंट नेविगेशन सिस्टम्स हैं। तो सबसे पहला जो हम यूज करते हैं GPS। कंट्री US, टोटल सैटेलाइट कितनी है 31, और कवरेज कितना है पूरे विश्व में, ग्लोबल। कब लॉन्च हुआ फर्स्ट सैटेलाइट 1978 में। एक सैटेलाइट कितने साल तक काम करती है, 10 साल तक। प्रिसीजन कितना है 5 मीटर। अब देखिए, जो भारत का है नाविक, उसका प्रिसीजन 20 मीटर का है, लेकिन GPS का नेविगेशन 5 मीटर्स तक का है। 5 मीटर का नेविगेशन का मतलब कि आपको 5 मीटर की रेंज में आपको कुछ भी, जैसे आप लोकेशन ट्रेस करते हैं तो आप अगर घर सर्च करते हैं तो वो एग्जैक्ट मेरा मोबाइल नहीं बताएगा, उसके आसपास का लोकेशन दिखाता है। 5 मीटर की रेडियस में वो रहेगा ही रहेगा, तो उसका प्रिसीजन कितना है 5 मीटर का। जैसे मैं अगर GPS चालू करके तुमको, मेरी किसी को मैं लोकेशन भेजता हूं, तो अगर मैं ये हूं तो मेरे 5 मीटर की रेडियस में वो कहीं पे भी मेरी लोकेशन बता सकता है। इस सर्कल के अंदर वो मेरी कहीं भी लोकेशन बता सकते हैं, जरूरी नहीं है एग्जैक्ट वो मेरी यही लोकेशन बताए, ठीक है। तो प्रिसीजन का मतलब ये होता है। अब देखिए, उसके बाद आता है ग्लोनास। अब देखिए किस ऑर्बिट में है सब के सब, ये मियो ऑर्बिट में है। और देखिए टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स की कितनी 31, पर काम 24 में भी हो जाता है। 24 सैटेलाइट में काम हो जाता है। USA के पास 31 है, एक आध जो फंक्शन नहीं कर रही होंगी, ऐसा भी हो सकता है। जैसे भारत के पास 9 है, पर 7 चाहिए भारत को। ग्लोनास है रशिया का, टोटल सैटेलाइट 24, ग्लोबल है ये भी, पर रशिया ने अदर कंट्रीज के लिए ओपन नहीं कर रखा है, पहली बार 1982 में। ये कोल्ड वॉर का टाइम है, जब USA ने शुरू किया तो फिर रशिया ने भी शुरू किया। लाइफ टाइम इसका भी 10 साल, और प्रिसीजन 5 मीटर से लेकर 10 मीटर तक। प्रिसीजन का मतलब मैंने आपको बता दिया। ये देखिए गैलीलियो, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का है। किसका है, यूरोपियन यूनियन का। 40 सैटेलाइट हैं, जिसमें से 10 आज की डेट में ऑर्बिट में हैं। मतलब ये है तो ग्लोबल, पर अब ये ग्लोबल जैसा फंक्शन कर नहीं रहा होगा, पर इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। 1 मीटर फॉर पब्लिक एंड 1 सेंटीमीटर फॉर मिलिट्री। सोचिए एक्यूरेसी कितनी ज्यादा है, पब्लिक के लिए 1 मीटर। बाइडू चाइना का है, इनके पास 2 सेपरेट कॉन्स्टलेशन है सैटेलाइट्स के, और एक्सेस जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। टोटल 35 सैटेलाइट है, जिसमें से 20 फंक्शनिंग कर रही हैं, और ये भी ग्लोबल है। एक्यूरेसी 10 मीटर फॉर पब्लिक एंड 10 सेंटीमीटर फॉर मिलिट्री। उसके बाद हमारा IRNSS पढ़ चुके हैं हम। इंडिया, ये गलत लिखा है, ये 9 है आज के डेट में, और 7 इन ऑर्बिट है। एरिया कवरेज 1500 किलोमीटर बियॉन्ड द बॉर्डर ऑफ भारत। फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च 2013। लाइफ पीरियड 12 साल, पर एक्यूरेसी कम है। क्यों, क्योंकि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सब की सब मियो में है, लेकिन ये जियो में है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डिसएडवांटेजेस क्या है गगन के और नाविक के, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं,
आप लोग कुछ कमेंट करिए, कुछ एक डिसएडवांटेज आप लोग अगर कमेंट में कर देंगे तो भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। वैसे अब मैंने आपको वीडियो के बीच में ही कुछ डिसएडवांटेज बता दिए हैं, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होंगी तो। चलिए, अभी ये आप लोग का होमवर्क है। कमेंट में अगर हर कोई एक भी कमेंट कर देगा तो 5 डिसएडवांटेजेस अगर आपके सामने निकल के जाते हैं तो बहुत है। अब देखिए, स्मॉल सैटेलाइट है। अब देखिए, स्मॉल सैटेलाइट का यूज क्या है। स्मॉल सैटेलाइट बनाई इसलिए गई थी ताकि ये बेस प्रोवाइड कर सके, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके। किसको? अदर जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें, उनको बेस प्रोवाइड कर सकें और अदर एक्सपेरिमेंट्स कर सकें, बहुमुखी आधार जिसको हम कहेंगे। देखिए, द स्मॉल सैटेलाइट प्रोजेक्ट इज एनवीसैट टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर स्टैंड अलोन पेलोड्स फॉर अर्थ इमेजिंग एंड साइंस मिशन विथ अ क्विक टर्न अराउंड टाइम। तो देखिए, क्या प्रोवाइड करना? बेस प्रोवाइड करना, जो भी स्टैंड अलोन पेलोड्स हैं उनको। फॉर मेकिंग द वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेलोड्स, 2 kinds of buses has been configured and developed। अब देखिए, वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए 2 टाइप की बस डेवलप की गई। अब वो 2 टाइप की बस डेवलप कौन सी है? एक है IMS-1 बस। कौन सी? IMS-1 बस। कितने किलो की? 100 किलो की है। पेलोड कैपेबिलिटी 30 किलो है। फर्स्ट मिशन जो लॉन्च हुआ तो कब हुआ? 28 अप्रैल 2008। और जब ये सैटेलाइट लॉन्च की गई थी IMS-1, क्योंकि 100 किलो की सैटेलाइट थी तो इसको हम किसी के साथ ही लॉन्च करेंगे, तो हमने कार्टोसैट 2A के साथ लॉन्च किया था। कार्टोसैट 2A भी एक तरीके की रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। अगर आपको ध्यान हो, कार्टोसैट 3A जिसने होलकर स्टेडियम की इमेज फोटो खींच के भेजी थी इंदौर के। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड जो बस था वो था यूथसैट। बहुत इंपॉर्टेंट, यूथसैट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्यों? हम अभी आगे पढ़ेंगे यूथसैट इंपॉर्टेंट क्यों है। यूथसैट इज द सेकंड मिशन इन दिस सीरियल एंड वाज लॉन्च सक्सेसफुली अलोंग विद रिसोर्ससैट 2। अब क्योंकि ये भी वेट कम होगा इसका, इसलिए इसको रिसोर्ससैट 2 के साथ लॉन्च किया था। रिसोर्ससैट भी एक तरीके की रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। और कब लॉन्च किया गया यूथसैट को? 20 अप्रैल 2011 को। वो किया गया 28 अप्रैल 2008 को, और ये किया गया 20 अप्रैल 2011 को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आखिर ये IMS-1 में था क्या। देखिए, IMS-1 का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था ना वो था हाइपर स्पेक्स। क्या था? हाइपर स्पेक्स, यानी हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर। क्या था? हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर। ये एक तरीके की चिप थी जिसको क्या भारत ने डेवलप किया था, जो कि बहुत हाई रेजोल्यूशन की इमेज कैप्चर कर सकती थी। ये एक तरीके की आंख है भारत की, ये आंख है एक तरीके की स्पेस में। जैसे आज के डेट में हमारे पास जो कार्टोसैट है वो भी भारत की आंख कही जाती है, तो वैसे ही उस टाइम पे जब IMS-1 लॉन्च हुआ था 28 अप्रैल 2008 को, तब ये भारत की आंख कहलाता था, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर। किसमें? IMS-1 में यूज किया गया इसका, और चंद्रयान में यूज किया गया। ठीक है, किसमें यूज किया गया? IMS-1 में एंड चंद्रयान-1 में। ठीक है, ये फंक्शन कैसे करता है? इट विल इनेबल डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ बाय रीडिंग द स्पेक्ट्रम फॉर ईच पिक्सल ऑफ द सीन फ्रॉम द स्पेस। अब देखिए क्या है, जब हम कोई फोटो खींचते हैं तो आप सोचते होंगे ना 28 मेगापिक्सल, तो एक फोटो जो है कुछ पिक्सल्स में क्रिएट होती है। जैसे मैं बोलूं, अगर ये एक बॉक्स है, ये एक इमेज है, तो ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, ब्लू ग्रीन रेड, ब्लू ग्रीन रेड, ब्लू ग्रीन रेड, इस टाइप के पिक्सल्स होते हैं। और इन पिक्सल्स के कलर से ही इन पे किस तरीके का स्पेक्ट्रम क्रिएट हो रहा है उससे पता चलता है कि नीचे जो इमेज है वो है किस चीज की। मान लीजिए मैं एक जंगल की फोटो खींचता हूं, तो उससे क्या होगा, एक इमेज क्रिएट हुई,
उस इमेज के पिक्सल्स को ये चिप रीड करेगी कि ये पिक्सल्स में किस टाइप का स्पेक्ट्रम कैप्चर हुआ है, और उस स्पेक्ट्रम से ये चिप बताएगी कि यहाँ जंगल है, जंगल कितना डेंस है, कितने पेड़ है, ये सब कुछ ये पिक्सल को रीड करके बताएंगी। तो क्योंकि ये चिप बहुत एडवांस है तो ये पिक्सल्स को रीड करती है, उनके स्पेक्ट्रम को रीड करती है। क्लियर? ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यूथ सेट के बारे में। अब यूथ सेट में जो जानने की सबसे जरूरी चीज है वो है कि इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है। क्या है? इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है। लिफ्ट ऑफ मास कितना है? 92 kg। अब इसमें 3 पेलोड हैं, ठीक है? कितने पेलोड है? 3, जिसमें से 2 भारत के हैं और 1 रशिया का है। अब देखो ये रीड क्या करेगा, ये सबसे पहले इसका इंटेंशन क्या है। यूथ सेट intends to investigate the relationship between solar variability and thermosphere ionosphere changes। बहुत इंपॉर्टेंट, यूथ सेट के बारे में पूछा जा सकता है। यूथ सेट इंडिया और चाइना का जॉइंट वेंचर है, लिफ्ट ऑफ वेट 92 kg है। काम क्या है? इंटेंट टू इन्वेस्टिगेट रिलेशनशिप बिटवीन सोलर वेरिएबिलिटी एंड थर्मोस्फेयर आयनोस्फेयर चेंजेस। ठीक है? अब देखिए ये 3 पेलोड कौन कौन से? एक है फर्स्ट इंडिया का रेडियो बेकन फॉर आयनोस्फेरिक टोमोग्राफी, ठीक है? दूसरा है लिम्ब व्यूइंग हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर, और दूसरा है सोल रेड। और काम क्या है? आउटर एटमॉस्फेयर पे सोलर फ्लेम्स का क्या इफेक्ट होता है, आयनोस्फेयर कैसे इफेक्ट होता है, इसके बारे में यूथ सेट को स्टडी करनी थी। ये इसका मेन फंक्शन था। अब देखिए इंडियन मिनी सैटेलाइट 2। अब देखिए हमारे पास IMS-1 तो था, IMS-1, फिर उसके बाद यूथ सेट, उसके बाद हमने एक दूसरा बस डेवलप किया जिसको हमने नाम दिया IMS-2। इसका वेट कितना है? वैसे 400 किलोग्राम है, और पेलोड कैपेसिटी कितनी है? 200 किलोग्राम की है। बहुत विश्वसनीय उपग्रह है, और ये अन्य दूर संवेदी उपग्रहों यानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ये देखिए कुछ इस तरीके का फंक्शन है इसका। अब देखिए जो IMS-2 है उसमें एक और मिशन लॉन्च किया गया, सरल। किसकी मदद से? फ्रांस की एक स्पेस एजेंसी है उसकी मदद से लॉन्च किया गया, और फ्रांस की तरफ से इसका नाम है अल्टिका। क्या नाम है? अल्टिका। भारत ने इसका नाम दिया है सरल, और फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है उसने इसका नाम दिया गया है अल्टिका। मिशन के ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके मेन ऑब्जेक्टिव जो है अगर आपको ध्यान रखने हैं तो डेटा हैंडलिंग, मॉडलिंग, डेटा असेम्बलेशन, पेरीमीटराइजेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट जो एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट हो रहा है। एक तो बस प्रोवाइड करना रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है कि एनवायरनमेंट को किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, एनवायरनमेंट किस तरीके से चेंज हो रहा है, और कॉन्टिनेंटल आइसेस जो है वो किस तरीके से मेल्ट हो रही हैं, कितना रेट क्या है उनका, इन सब के बारे में स्टडी करना भी इसका फंक्शन था, इसलिए इसका वेट भी ज्यादा है। ये देखिए सरल का ये डायग्राम है। अब देखिए जब चंद्रयान-1 लॉन्च हुआ उसके बाद इसरो को ये समझ में आया कि हमें छोटे लेवल तक जाना होगा, तो हमने इसरो ने क्या किया, एक यूनिवर्सिटी या एकेडमिक इंस्टीट्यूट सैटेलाइट प्रोग्राम स्टार्ट किया। यानी यूनिवर्सिटी से हम, जिन यूनिवर्सिटीज के पास ऐसी क्षमता है या इतनी टेक्नोलॉजी है, उनको इसरो सपोर्ट करेगा और वहां से कुछ सैटेलाइट डेवलप करेगा जिनको इसरो अपने सैटेलाइट्स के साथ लॉन्च करेगा, ताकि उन सैटेलाइट का डेटा यूनिवर्सिटीज यूज कर सकें और हमारे यहाँ के बच्चे भी स्पेस प्रोग्राम में सम्मिलित हो सकें। अब देखिए इस पे इसरो ने काम क्या किया, तो देखो निम्नलिखित तरीकों से इसरो के
मार्ग निर्देशन एवं सहायता कक्षीय अंतरिक्ष प्रतियोगिता में प्रयास कर सकते हैं। अब देखिए कौन कौन से तरीके हैं। इसमें जितने भी उपग्रह लॉन्च होंगे वो सब के सब एक फिक्स पेलोड के होंगे, ठीक है, और इसकी डेटा हैंडलिंग जो करेगा वो कौन करेगा, इसरो करेगा। डिजाइन डेवलपमेंट एंड of detectors, payload, electronics and associated algorithm experiment that enhance the application of space services to mankind is counting R&D activities in several educational institutions all over the world। अब देखिए जितने भी जो भी डिजाइन डेवलपमेंट की जो भी फंक्शनिंग है वो सब कौन करेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही करेंगे। इसरो क्या काम करेगा, उनको सिर्फ मार्गदर्शन करेगा और उनकी सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। लॉन्च करने तक उसकी डेटा हैंडलिंग करेगा, उसके बाद सैटेलाइट को इंस्टीट्यूट्स को हैंड ओवर कर देगा। यह इसका मेन फंक्शन है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये है हमारे पास कुछ सैटेलाइट जो कि इसरो द्वारा लॉन्च की जा चुकी हैं अभी तक। जो यूनिवर्सिटी सैटेलाइट है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कलाम सेट V2, सबसे हल्का सैटेलाइट है 1.26 kg का अभी तक का। ये देखिए ये स्टड सेट था एक, लेस देन 1 kg का था ये एक और, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। कलाम सेट कब लॉन्च हुआ, 24 जनवरी 2019। इसके अलावा बस आपको इनके नाम ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से सैटेलाइट यूनिवर्सिटी सैटेलाइट हैं। एनुसेट, स्टड सेट, जुगनू, SRM सेट, स्वयं, सत्यम्भ सेट, पी सेट, प्रथम, न्यू सेट, कलाम सेट V2। ये सब के सब क्या है, विश्वविद्यालय के सैटेलाइट हैं। तो चलिए हमारा आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आप लोग उसके डिसएडवांटेजेस नीचे अगर हो सके तो कमेंट करिए। कल हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लेंगे।